Good morning, students. Let us give a very good start of our new chapter chemical equilibrium. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और एक एक करके इन पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर इन पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज इंट्रोडक्टरी डिस्कशन है. इन टुडेज इंट्रोडक्टरी डिस्कशन we will understand what has to be learnt in this chapter at first, and then these points which I have mentioned, that I will explain in detail in the subsequent classes. Okay, so the first point is, what is the meaning of equilibrium? This part of the board I will be using for explaining, and this part of the board is the checkpoint based on which we will discuss the points. कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो उस चैप्टर का नाम का मतलब जानना बहुत जरूरी होता है. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट और कंडीशन और सिचुएशन एट विच रेट ऑफ forward process is equal to rate of backward process. कोई भी काम चल रहा हो और वो काम आगे की तरफ बढ़ रहा हो, और ऐसा भी संभावना है उस काम में कि वो काम पीछे की तरफ भी आ सकता है. मतलब ए स्टेट से बी स्टेट में जाना और बी से ए स्टेट में आना भी संभव है. तो एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा स्टेट, ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें ए से बी का बनना और बी से ए का बनना, दोनों का जो स्पीड है वो सेम हो जाए, तो क्या होगा? लगेगा कि ना ए बी बन रहा है ना बी ए बन रहा है. ठीक है, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा, हमें ऐसा फील होगा कि कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है. मतलब ना बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना ए का कंसंट्रेशन घट रहा है. क्यों? क्योंकि जितना ए से बी बन रहा है उतना ही बी से फिर ए बन जाए. ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगा. रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाए. उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम. ठीक है, जिस कंडीशन में कोई भी प्रोसेस ना आगे बढ़ता हुआ दिखे ना पीछे आता हुआ दिखे. अब इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं. अपने केमिस्ट्री में तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले इक्विलिब्रियम को समझने के लिए फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल लेना जरूरी है. ठीक है, तो विल टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक डायनामिक स्टेट होता है. ठीक है, इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक स्टेट. इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक स्टेट, बट it seems that no progress of the process is taking place. Next, so equilibrium is a dynamic equilibrium. Equilibrium is a dynamic process. It takes place in reversible process. Reversible process means a process in which A becomes B and B can also become A. Example, N2 plus H2 becomes NH3, and if you give heat then NH3 can also become N2 and H2. So a particular state at which this can happen, the rate of formation of NH3 should be equal to the rate
of formation of N2 and H2. This point will be called as equilibrium. So what is the characteristic of equilibrium state? Characteristic of equilibrium state is that it is seen in only such kind of processes in which the process is reversible. First. Second thing, at an equilibrium state, no net change is observed. No net change is observed. Okay? No net change is observed. But equilibrium is always dynamic in nature. It is always dynamic in nature. उसमें कुछ ना कुछ होता रहता है, आगे की तरफ रिएक्शन जाता है, पीछे की तरफ रिएक्शन जाता है, आगे की तरफ प्रोसेस जाता है, पीछे की तरफ प्रोसेस जाता है, लेकिन नो नेट चेंज इज ऑब्जर्व्ड। इतना इक्वल अमाउंट में प्रोसेस आगे बढ़ता है और इतना इक्वल अमाउंट में प्रोसेस पीछे आता है कि नेट चेंज नहीं दिखता, इसलिए हम कहते हैं कि वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो कुछ फिजिकल एग्जांपल देखते हैं, फिजिकल एग्जांपल्स और फिजिकल इक्विलिब्रियम एग्जांपल्स। अगर यहां पे कोई फलक्रम हो और यहां पे कोई प्लैंक हो, यहां पर अगर, और ये सेंटर ऑफ मास हो, और यहां पे 10 kg वेट डाले और यहां पे 5 kg वेट डाले, तो ये जो फिजिकल प्रोसेस है कैसा होगा? ये फिजिकल प्रोसेस ऐसा होगा कि ये जो प्लैंक है, ये प्लैंक हेवियर साइड में इंक्लाइंड हो जाएगा, है ना, हेवियर साइड में इंक्लाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम फिर दोबारा इसमें एक और 5 kg डाल दें तो क्या होगा कि ये प्लैंक फिर से स्ट्रेट हो जाएगा। तो एक ऐसा कंडीशन, जिस कंडीशन में जितना फोर्स यहां पे अप्लाई हो रहा है उतना ही फोर्स यहां पे अप्लाई हो और ये सेंटर ऑफ मास हो, तो कहेंगे द प्लैंक इज इन इक्विलिब्रियम। एकदम इजीली समझ में आ गया, है ना? ये तो छोटा छोटा खेल है, ये हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज, एक और एग्जांपल लेते हैं। Boiling. When do we say liquid is boiling? We say liquid is boiling when
rate of evaporation is equal to rate of condensation. Rate of evaporation is called as rate of condensation. जितना वाटर एवापोरेट करेगा, अगर उतना ही कंडेंस कर जाए तो हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे फिजिकल इक्विलिब्रियम के. डिसोल्यूशन भी हो सकता है एक. डिसोल्यूशन, मान लेते हैं कि ये वाटर है और इसमें हम शुगर डालते जाएं, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जब ये सैचुरेट कर जाएगा, सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन, अगर फिर दोबारा इसके अंदर हम शुगर डालें तो क्या होगा, वो शुगर पार्टिकल्स जो है वो शुगर पार्टिकल्स दिखने लगेंगे क्योंकि अब डिजॉल्व नहीं होगा. तो क्या ये शुगर पार्टिकल्स वही शुगर पार्टिकल्स होंगे जो हमने डाले हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, ये अगर न्यू शुगर पार्टिकल्स है तो जरूरी नहीं है कि जो प्रेसिपिटेटेड शुगर पार्टिकल है, प्रेसिपिटेटेड है ना, जो बाहर आने लगता है फिर से, अनडिजॉल्व होने लगता है ना, अनडिजॉल्व होने लगता है, डिजॉल्व अनडिजॉल्व. ठीक है, तो प्रेसिपिटेटेड शुगर पार्टिकल है, जरूरी नहीं कि शुगर पार्टिकल जो हमने डाला वही शुगर पार्टिकल यहां पे दिख रहा हो. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो शुगर वाटर के अंदर डिजॉल्व था वो अब अनडिजॉल्व हो गया है ना. डिसोल्यूशन वर्सेस प्रेसिपिटेशन, ये भी एक क्या है, फिजिकल प्रोसेस है. ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है. जो प्लैंक का एग्जांपल हमने लिया था वो भी एक फिजिकल प्रोसेस था. ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम. अब होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस स्टेट, ये जो एग्जांपल हमने लिया है अभी फिलहाल, जिसमें कि वाटर है और सॉलिड है. दिस इज लिक्विड, दिस इज लिक्विड फेज, दिस इज सॉलिड फेज. हियर ऑल्सो द इक्विलिब्रियम इज इन, हियर ऑल्सो द इक्विलिब्रियम इज इन द सेम फेज, है ना. यहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा, लिक्विड एंड सॉलिड. तो यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ के सिस्टम में, ये सिस्टम की अगर बात करें हम, तो इस सिस्टम में क्या है, लिक्विड प्लस सॉलिड है. और यहाँ पे इस सिस्टम की बात करें हम, तो यहाँ पे भी लिक्विड प्लस सॉलिड है. तो यहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा है. तो ये क्या है, होमोजेनस स्टेट है, होमोजेनस स्टेट. ठीक है, तो यहां का जो स्टेट था, इस सिस्टम का जो स्टेट था और इस सिस्टम का जो स्टेट था, ये दोनों होमोजेनस है. लेकिन इस केस में क्या है, हेट्रोजेनस है. इवेपोरेशन जब कर रहे हैं तो वेपर ले रहे हैं, और जब कंडेंसेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लिक्विड हो रहा है. तो ऐसे केस में हम कहेंगे हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम. हेट्रोजेनस मतलब जो सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, और सिस्टम के अंदर जो मैटर है, ठीक है, वो मैटर जो है, उसका स्टेट ऑफ मैटर जो है वो हेट्रोजेनस है, मतलब अलग अलग है. ठीक है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम भी दो पार्ट्स में कर सकते हैं. उसके जो सिस्टम है वो हेट्रोजेनस स्टेट हो सकता है या होमोजेनस स्टेट हो सकता है. देन नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मास एक्शन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये लॉ ऑफ मास एक्शन नेक्स्ट ईयर में भी काम आएगा, है ना. पूरा का पूरा चैप्टर ही काम आएगा वैसे तो.
Law of mass action. Rate of any process is directly proportional to the mass of the reactant. So when we are talking about reactant, that means we are talking about reaction. So rate of reaction is directly proportional to the mass of the reactant. Now relationship between Kc and Kp. Now what is Kc and Kp? For understanding Kc and Kp, we have to understand first of all what is K. So let us try to understand what is the meaning of K. Okay. Say A plus B is becoming C plus D. Then according to law of mass action, rate is equal to or rate of forward process is equal to some constant K, concentration of A into concentration of B, and rate of backward process will be some constant, say this was K forward and this is K backward, C into D, where A bracket B, C and D are concentrations. So at equilibrium, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. So we can write Kf, some constant K, if A into B will be equal to KB C into D. So we can write Kf by Kb is ratio of a constant called as equilibrium constant is equal to concentration of C multiplied by concentration of D by concentration of A multiplied by concentration of B. In its simplest form is equilibrium constant. Now this equilibrium constant measured at by using concentration term is called as Kc, and by using pressure is called as Kp. Alright, so equilibrium constant we have understood. So Kc means equilibrium constant measured by using concentration
and Kp is equilibrium constant measured by using pressure of reactants for gas phase reaction. This is for gaseous phase reactions. जिस रिएक्शन में सिर्फ गैस टेक पार्ट करते हैं उसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp से निकालते हैं, और जहां पे सॉलिड या लिक्विड होता है सिर्फ वहां पे हम कंसंट्रेशन से निकाल सकते हैं Kc। तो कैसे करते हैं? रिलेशन क्या है कंसंट्रेशन का प्रेशर से? वी नो दैट Pv इक्वल टू nRT, तो P इज इक्वल टू n बाई वी RT, और n बाई वी क्या है? कंसंट्रेशन है। P इज इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज कंसंट्रेशन RT। तो हमें रिलेशन निकालना है इसके बीच में कि Kc और Kp के बीच में क्या रिलेशन है, ये निकालना है। तो हम Kc का इक्वेशन पहले बना लेंगे। Kc का इक्वेशन बना हुआ है हमारा, और इसके बदले हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे CRT, है ना। जहां जहां प्रेशर आएगा वहां पे CRT पुट कर देंगे, और हमारा रिलेशन Kc और Kp का बीच का आ जाएगा। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। Kc और Kp के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। अगर कोई रिएक्शन है जिसमें A मोल ऑफ A इज फॉर्मिंग B मोल ऑफ B टू फॉर्म C मोल ऑफ C टू गिव D मोल ऑफ D, और ये इक्विलिब्रियम में है, सो वी कैन राइट Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C टाइम्स हो जाएगा ना ये, कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर स्मॉल d बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B। ये सब क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है, इसको वैसे भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C multiplied by concentration of D raised to the power D by concentration of A raised to the power A, concentration of D B raised to the power B। अब हर C के बदले हम यहां पुट कर सकते हैं P by RT। हर C के बदले हम यहाँ पे P by RT पुट कर सकते हैं। So Kc is equal to, because from here we know that C is equal to P by RT, so Kc will be equal to, instead of this we will write pressure of C raised to the power C multiplied by RT raised to the power minus C, रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इनटू प्रेशर ऑफ T raised to the power D multiplied by RT raised to the power minus D, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था। This will be similarly PA pressure of A raised to the power A into RT raised to the power minus A, PB raised to the power B multiplied by RT raised to the power minus B। तो Kc is equal to PC to the power C, PD to the power D by PA to the power A and PB to the power B
मल्टीप्लाइड बाई आर टी कॉमन लेकर, आर टी को कॉमन लेकर ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज ए प्लस बी, ए प्लस बी और यह है माइनस सी प्लस डी। तो इसको डेल्टा एन लिख सकते हैं, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी इज नथिंग बट change in the number of moles, delta n. This is nothing but Kp. So now we can write Kc is equal to, this implies Kc is equal to, for this value we can write Kp multiplied by Rt to the power delta n. ये रिलेशन था Kc और Kp के बीच में. So now we have discussed up to this. So how many points we have discussed today? We have discussed 1, 2, 3, 4, 5 and 6 points. Rest points we will be seeing in our next class because it will be too much for one class to be done. Okay? And then slowly and slowly we will discuss each of these points in more detail. Okay, so don't worry if you have not understood or if you are feeling difficulty. These points will reappear again. I am just trying to make these points clear. पहले इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट है ना उसके मीनिंग को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, ये मीनिंग क्लियर हो जाए तब तक आप लोग भी एक बार पेजेस टर्न करिए, जो नए नए वर्ड्स हैं उसको एक बार खुद से भी पढ़िए. ओके, एंड देन बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें इन वर्ड्स को इतनी बार यूज की जाएगी कि वो क्लियर हो जाएगा आपका फिर. ऑलराइट, सो इट वाज फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग जहाँ पे हम सिर्फ पॉइंट्स के मीनिंग को क्लियर कर रहे हैं, नथिंग एल्स. ऑलराइट, थैंक यू.